सभी को गुड आफ्टरनून। आज हम प्रीवियस क्लास का ही अगले क्रम का पार्ट थर्ड है वो पढ़ने जाएंगे। मांग वाला जो टॉपिक हमने पिछली क्लासों में किया था उस व्यवस्थित क्रम में अगले क्रम के दौरान जैसे जिसने क्लास एंड की थी उसी को हम आगे बढ़ाते हुए मांग के लोच के प्रकार हम पढ़ रहे थे। यानी मांग की लोच के प्रकार मोटे रूप से जो है हम तीन इलास्टिसिटियों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जो है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस यानी मांग की कीमत लोच। दूसरी जो है इनकम इलास्टिसिटी यानी आई लोच। और तीसरी जो लोच है वो क्रॉस इलास्टिसिटी यानी मांग की तिरछी अथवा आड़ी लोच। यानी ये भी जैसे प्रीवियस क्लास में बताया कि सारी एक ही चीज से सारी चीज हम डिराइव करने जा रहे हैं कि जो मांग फलन है यानी डिमांड एक्स इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई, वाई। जनरली तीन ही चर जो है हम देते हैं। वैसे आधुनिक में इसमें जो सारी वाली क्लास में हमने बता चुके हैं कि जितने भी जो मांग निर्धारक चर हैं उन मांग निर्धारक चरों में परिवर्तन के कारण से मांग मात्रा में परिवर्तन आता है। किस प्रकार से आता है इसका एक बैक टोटल जो है प्रयास रहेंगी क्रमिक रूप से सारी चीज एक क्रमबद्ध में मोटे रूप से। जैसे मान लीजिए मैं 5 मिनट इसको वापस रिवाइज कर रहा भाई, मांग किसको कहते हैं, फिर मांग फलन क्या है, फिर मांग का नियम क्या है, फिर मांग में संकुचन अथवा विस्तार क्या होता है, फिर मांग में कमी अथवा वृद्धि क्या होती है, फिर उसका अगला पार्ट आता है मांग की लोच। मांग की सारी विभिन्न प्रकार की लोचों के बारे में हमने अध्ययन किया। मांग की कीमत किसे कहते हैं, मांग की आय लोच किसे कहते हैं, मांग की तिथि अथवा आड़ी लोच किसे कहते हैं। हम एक एक को जो है क्रमबद्ध रूप से जो है किस प्रकार से उसका उद्भव होता है, कैसे उसका फॉर्मूला जनरेट होता है, किस प्रकार से उसका सूत्र निकलता है, तो सारी चीज ओरिजिन से हम बता रहे हैं क्रमिक रूप से, ताकि किसी भी प्रकार का कोई डाउट पीछे छूट ही नहीं सके। ये सारी चीजें जैसे जैसे मैंने बताया वो सारी क्रमिक रूप से बता दिया गया है। तो सबसे पहले जैसे मांग की कीमत लोच या मांग की तिरछी अथवा आड़ी लोच या मांग की आय लोच पढ़ते हैं, जहाँ इलास्टिसिटी शब्द आता है का सीधा सा मतलब होता है हम कोई न कोई एक सापेक्ष माप की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं सापेक्ष माप की बात कर रहे हैं। किसी स्वतंत्र चर में परिवर्तन होगा, इधर तो आश्रित चर में भी होगा। अब कैसा परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन। ये इस डेफिनेशन में ही हमने क्लियर कर ली। तो हमने उसी दिन मांग की कीमत लोच को एक डिराइव करके बताया था पूरा, और इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा वो सारा बताया था कि यदि किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, यानी ये तीन वर्ड है प्रतिशत की जगह कई किताबों में आनुपातिक भी लिखा हुआ है, कई किताबों में सापेक्ष परिवर्तन भी लिखा गया है। इसका मतलब हम दो चीजों की तुलना करेंगे, दो स्थितियों की तुलना करेंगे कि भाई मान लीजिए किसी वस्तु की पहले कीमत क्या थी, कि जीरो, और बाद में कीमत क्या थी। उन दो स्थितियों की तुलना की जाएगी, तब हमें सापेक्ष का रिजल्ट मिलेगा या आनुपातिक हमें रिजल्ट मिलेगा, हमें प्रतिशत रिजल्ट मिलेगा। ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हमेशा हम इलास्टिसिटी पढ़ते हैं, मांग की लोच पढ़ते हैं, तो वहां सापेक्ष यानी पहले कीमत 10 थी अब बढ़कर 20 हो गई है, और उन दोनों में कैसा परिवर्तन हो रहा है, प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, आनुपातिक परिवर्तन हो रहा है, सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, उसका हम अध्ययन करते हैं। तो आज हम मांग की लोच के प्रकार पढ़ रहे थे। तो पहली लोच हमने कर ली है मांग की कीमत लोच, जो मैंने अभी बताया पूरा उसकी डेफिनेशन। तो उसका किस प्रकार से सूत्र अथवा फॉर्मूला बनेगा वो एक व्यवस्थित क्रम में हमने बात कर चुकी। आज हम बात करेंगे जैसे अगला चर है डिमांड इज फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ वाई। देखिए इधर स्वतंत्र चर में कीमत किसी वाई वस्तु की दे रखी है और मांग यहाँ एक्स वस्तु की दे रखी है। तो हम जो भी इसमें परिवर्तन पढ़ेंगे वो एक तरह से शब्द से स्पष्ट है कि तिरछा प्रभाव है। ऐसा जो प्रभाव होता है वो संबंधित वस्तुओं की होता है। संबंधित वस्तुओं में जनरली मैंने बताया दो प्रकार की वस्तु, एक को हम बोलते हैं प्रतिस्थापन वस्तु, और जो दूसरी वस्तु होती है
तो हम बोलते हैं पूरक वस्तु, यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कम्प्लीमेंट्री गुड्स। इन दोनों वस्तुओं को हमेशा हम रिलेटिव गुड्स कहते हैं, यानी ये संबंधित वस्तु कहते हैं। तो यहाँ वही स्थिति बन रही है कि कीमत जो है वाई वस्तु की, जैसे माना कि एक्स वस्तु हमने ले ली चाय और वाई वस्तु ले ली हमने कॉफी, ये दो वस्तु हमने ले रखी है। तो डिमांड ऑफ एक्स, यानी ये किसकी मांग की बात कर रहे हैं, चाय की मांग। द प्राइस ऑफ वाई, तो ये किसकी कीमत कर रहे हैं, कॉफी की कीमत। कॉफी की कीमत में जो परिवर्तन आया, जिसके कारण से मांग किसकी चेंज हो गई, चाय की हो गई। या मान लीजिए इधर हमने कॉफी ले ली, इधर चाय ले ली, बात वही है, दोनों रिलेटेड गुड्स है। किसी भी वस्तु की हमने कोई भी स्थिति में चेंज करेंगे तो उसका इफेक्ट किस प्रकार से आएंगे, इस प्रकार से इसका नेक्स्ट रीजन मांगे डिमांड एक्स इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई और वाई। यानी हिक्स और एलन महोदय ने किसी वस्तु के मांग निर्धारण करने के लिए तीन मांग निर्धारक चरकों की बातों की। इन तीन मांग निर्धारक चर का मतलब है उसी वस्तु की कीमत, जिस वस्तु की हम मांग बात कर रहे हैं, संबंधित वस्तु की कीमत के कारण जो उस वस्तु की मांग बदलती है उसकी बात कर रहे हैं, या उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने के कारण से उसकी मांग में किस प्रकार का परिवर्तन होता है उसकी हम बात करते हैं। तो आज हम नेक्स्ट इलास्टिसिटी ऑफ क्रॉस की बात करेंगे। या इसको ये भी लिख सकते हैं, कोई बात, अधिकांश किताबों में जो है स्मॉल वर्ड में लिखा गया ई क्रॉस का मतलब ये होता है मांग की तिरछी अथवा आड़ी लोच। अब क्या करते हैं कि संबंधित वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने पर उस वस्तु की मांग मात्रा में कितना परिवर्तन हो रहा है। जैसे मान लीजिए प्राइस ऑफ वाई, ये हमने चाय की कीमत ली है, और इधर मान लीजिए जो मांग है कॉफी की है, तो चाय की कीमत चाय की कीमत में जो चेंजेज आएगा, प्रतिशत परिवर्तन आएगा, जिसके कारण से उसकी वस्तु की मात्रा यानी कॉफी की मांग में कितना परिवर्तन आ रहा है का हम अध्ययन। यहाँ सबसे पहले जिस प्रकार से हमें मांग की कीमत लोच के सूत्र को व्युत्पन्न किया था, उसी प्रकार से हम यहाँ मांग की तिरछी अथवा आड़ी लोच का सूत्र भी इजाद करेंगे, इसको व्युत्पन्न करेंगे किस प्रकार से डिराइव हुआ। तो सबसे पहले प्राइस ऑफ वाई, यानी वाई वस्तु की कीमत थी, उसमें परिवर्तन हुआ, यानी ये डेल्टा मैंने पहले ही बताया, जहां जहां अर्थशास्त्र के अंदर त्रिभुज जैसा निशान आता है इसको अर्थशास्त्र की भाषा में डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा का मतलब है ये जिस चर के आगे लगा हुआ रहता है उस चर में परिवर्तन को मापता है। मान लीजिए मैं इसके आगे प्राइस ऑफ वाई लिखता हूं, तो ये वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन को बताएगा। अब कैसा परिवर्तन है, प्रतिशत परिवर्तन है, जिसके कारण यानी संबंधित वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने के कारण उस वस्तु की मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन की माप है, मेजरमेंट करते हैं, इसी को मांग की तिरछी व आड़ी लोच कहा जाता है। बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, डिमांड ऑफ एक्स वस्तु की लेंगे। देखो यहाँ कीमत हम वाई वस्तु की ले रहे हैं और मांग किसी वस्तु की है, यानी यहाँ कीमत मान लीजिए चाय या कॉफी में से कोई एक वस्तु ले ली। जैसे मान लीजिए बाजार के अंदर चाय की कीमत बढ़ जाए, यानी ये चाय ले लें, प्राइस ऑफ वाई का मतलब है चाय की कीमत। चाय की कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन हुआ, जिसके कारण से जो है कॉफी की मांग किस प्रकार से बढ़ती है, कि जो माप करेंगे वो मांग की तिरछी अथवा आड़ी लोच। यानी डिमांड में परिवर्तन हुआ, कैसा परिवर्तन हुआ, प्रतिशत परिवर्तन। जैसी इसकी डेफिनेशन है, अर्थ एवं परिभाषा है, उसके अकॉर्डिंग हमने ये चीज यहाँ इजाद कर दी है, इसी के अनुसार इसका सूत्र बन जाएगा। यानी जैसे इसकी परिभाषा है, परिभाषा क्या है, मांग की तिरछी अथवा और आड़ी लोच का, इसकी परिभाषा है किसी वस्तु की कीमत, यानी या संबंधित वस्तु की कीमत ले लीजिए, संबंधित वस्तु की कीमत में प्रतिशत या आनुपातिक या सापेक्ष
परिवर्तन होने के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है, उसकी जो हम माप करते हैं, माप को ही मांग की अथवा आड़ी लोच कहते हैं। जैसा हमने बोला शब्द उसी के अनुसार यहाँ मान रख दिया कि यानी संबंधित वस्तु कौन सी थी, इसमें लिया संबंधित वस्तु पी वाई ली, में परिवर्तन हुआ, कैसा परिवर्तन हुआ, प्रतिशत परिवर्तन हुआ, जिसके कारण से वस्तु की मांग और उसमें परिवर्तन, कैसा परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन, तो इसके कारण से ये मांग की तिथि अथवा आड़ी लोच। अब इसको क्या करते हैं, सही रूप में लिख लीजिए, डेल्टा डी एक्स अपॉन नीचे क्या रह जाएगा, डेल्टा पी वाई। ध्यान रखना ये क्रॉस इलास्टिसिटी पढ़ते समय इनिशियल को लिखना नहीं भूले, वरना उसका मीनिंग जाएगा। गुणा का निशान है, प्राइस ऑफ किसकी ले रहे हैं, वाई की, डिमांड किसकी ले रहे हैं, एक्स की। ये उसको एक सही फॉर्म में हमने मांग की तिरछी अथवा आड़ी लोच का इजाद कर दिया है या ऐड कर लिया, या कोई दिक्कत नहीं है, जैसा बताया गया है। मेन उसकी मूल धारणा क्या है, अवधारणा क्या है, वो अगर आपके दिमाग में बैठ गई, समझ आ गई, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आओ, आपको कहीं भी तक आएगी, जितनी भी आपके डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और मान लीजिए ऐसा कहीं भी कंफ्यूजन पैदा होता है, मैंने बता दिया है कि जैसे ही आप लाइव वीडियो देखते हैं उसके बाद में जो कमेंट्स है वो लगातार डाला करो, जहाँ है आपकी जितनी भी इंक्रीज है सबको पूरा करेंगे। यानी अर्थशास्त्र के तो इतना सिंप्लीफाई करके सारी चीज़, आपको कभी भी डाउट नहीं रहेगा। इसलिए स्पेशल जो है हम इन चीज़ों को बताने का एक तरीका भी चेंज किया है कि किस प्रकार से मैटर को डिलीवर किया जाए, इतना सहज तरीके से बताया जाए ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो। अब जनरली ये मैंने डी इसलिए लिया गया कि आपको समझ आसानी से हो जाएगी। यहाँ हम क्यू भी लेते हैं, क्वांटिटी क्यू भी लेते हैं, इसका मीनिंग भी ये है, मात्रा से है, मांग मात्रा, मांग मात्रा किसकी, एक्स वस्तु। तो या इसका जो है कई किताबों में जैसे लिखा ई क्लास क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब डेल्टा पी वाई अपॉन डेल्टा एक्स, या पी वाई और क्यू एक्स। इस प्रकार से जो है ये जो सूत्र है क्रॉस इलास्टिसिटी का लिखेंगे, क्या हो जाएगा इसका, यहाँ डेल्टा टू एक्स अपॉन डेल्टा वाई, वाई और यहाँ एक्स। यानी ये अधिकांश किताबों में दिया, या क्यू का मतलब है मांग मात्रा, यहाँ डिमांड से मतलब और सिंप्लीफाई कर दिया गया है कि ये डी जो बता रहा है वो क्या बता रहा है, किसी एक्स वस्तु मांग मात्रा को बता रहा है। उसी तरह से ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी मतलब किसकी, एक्स वस्तु। तो ऑटोमेटिक ये सारी चीज क्लियर कर रहा है, ये क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हो गया। अब इसी यानी सबसे पहले इसका मांग फलन बताना, मांग फलन के बाद में इसकी डेफिनेशन परिभाषा क्या है, इसका अर्थ क्या है, अर्थ के बाद में कैसे इसका सूत्र डिराइव होते हैं, ये सूत्र व्युत्पन्न कर दिया। सूत्र भी स्टार्टिंग फॉर्म में क्या होता है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इस रूप में लिख देंगे। लास्ट फॉर्म जो है ये फाइनली उसका सूत्र अथवा फॉर्मूला है। अब मान लीजिए मान दिया हुआ है, इसका रेखा चित्र के रूप में भी जो है प्रयोग करके हम बताएंगे। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए ऐसा डिमांड करूँ जो है, कौन सी वस्तुओं का होता है अर्थशास्त्र में, उन बोलते हैं स्थानापन्न वस्तु या प्रतिस्थानापन्न वस्तु, एक ही बात है। यहाँ ओ पॉइंट पर ओरिजिन है, इधर हम क्या करेंगे, डिमांड ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई। देखिए एक्स अक्ष पर हम किसी दूसरी वस्तु की मांग की बात कर रहे हैं और वाई अक्ष पर किसी और वस्तु की बात कर रहे हैं। ये ऐसी स्थिति में जैसे मान लीजिए दो स्थितियों की तुलना करते हैं, जैसे ये ई बिंदु था, यहाँ से ई वन पर चल, पहले कीमत जैसे 10 थी बढ़कर 20 हो गई, पहले जैसे मांग मात्रा 50 थी बढ़कर 100 हो गई। ये एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको सिद्ध करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए बाजार के अंदर क्या होता है, चाय महंगी हो जाती है। जैसे मान लीजिए पहले 10 रुपये जो है एक पैकेट मिलता था, उसकी अचानक कीमत बढ़कर 20 रुपये पैकेट हो गई।
तो उसका क्या इफेक्ट आया, बाजार के अंदर ये rumor फैलेगा, हवा फैलेगा कि भाई बाजार के अंदर चाय महंगी हो गई। लोग क्या करेंगे, उसकी जगह किसी सब्स्टिट्यूट वस्तु को प्रेफरेंस देंगे, उसको जगह उसको यूज करेंगे। तो कीमत तो किसकी बढ़ रही है, चाय की, लेकिन बाजार में डिमांड किसकी बढ़ने लग गई, कॉफी की बढ़ने। क्यों बढ़ने लग गई, क्योंकि बाजार के अंदर चाय महंगी हो गई। लोग चाय को छोड़कर कॉफी पीना शुरू, इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन। दिमाग में अच्छी तरह कंसेप्ट बता देना कैसे हुआ। कई बार आप किताबों में कट पेस्ट कॉपियां होती है, कहीं से गाइड खरीदते हैं आप, कहीं से मान लो यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करते हैं, लेकिन उसका कंसेप्ट के लिए तारतम्यता नहीं बनी रहती है कि कहाँ कौन सी वस्तु कहाँ जुड़ रही है। और ऐसी जल्दबाजी के अंदर आपका क्वेश्चन वहाँ गलत होता है। ऐसे कहीं मेरे वाले फ्रेंड लोग हैं, उनके रिश्तेदार जो एग्जाम देते हैं कि सर ये प्रतियोगी वस्तु का मांग वक्र कैसा होता है, धनात्मक ढाल का होता है ऋणात्मक। से सेकंड ग्रेड में 4-5 बार क्वेश्चन आया हुआ है प्रतिस्थापन वस्तु और पूरक वस्तुओं के बारे में। उसका मांग वक्र हमेशा धनात्मक ढाल का होता है, जबकि पूरक वस्तुओं का जो मांग वक्र होता है ऋणात्मक ढाल का होता है। ये हमने सिद्ध करके बताया। इधर देखिए एक्स अक्ष पर हम ले रहे हैं इसकी की मांग, कॉफी की मांग ले रहे हैं। कीमत किसकी ले रहे हैं, जैसे चाय की ले रहे हैं। बाजार के अंदर चाय की भाव बढ़ रहे हैं, चाय की कीमतें बढ़ रही है, कॉफी की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि चाय और कॉफी स्वभाव में कैसी वस्तुएं हैं, प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं, स्थानापन्न है, तो हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो अब इसके आधार पर इसकी मांग की जो है प्रतिस्थापन लोच है, सॉरी तिरछी अथवा आड़ी लोच है, याद करेंगे। अब देखिए ये जो P10 था, ये आरंभिक P0 कहलाएगा, कौन सी P वाई, ये P वाई कौन सी कहलाएगी, 1 कहलाएगी। यानी ये परिवर्तन हुआ, इस परिवर्तन को ही क्या कहेंगे, डेल्टा Py, यानी पहले Py 0 माइनस Py 1, इस प्रकार से जो है वो मापेंगे। तो इसी प्रकार से ये डिमांड इसमें भी डेल्टा dx कैसे हो जाएगा, dx 0 माइनस x1। ये जिस प्रकार से मांग की कीमत लोच की बात कर रहे थे, उसी प्रकार से मांग की तिथि अथवा आड़ी लोच भी हम ये करेंगे। ये डेल्टा P वाई कहलाएगा, ये जो परिवर्तन ये क्या कहेगा, डेल्टा P x कहलाएगा। ये जो परिवर्तन है यानी ये क्या करेंगे, 10 माइनस 20 बराबर कितना हो गया, डेल्टा P का मान, डेल्टा P बराबर हो गया 10। इसी प्रकार से इसमें क्या परिवर्तन हो गया, 50 100 बराबर क्या हो गया, डेल्टा D बराबर कितना परिवर्तन हो गया, 10 का। ये दोनों मान हमें मिल गए, ये नहीं Py का है, ये x का है। अब हमें आरंभिक Py कितनी थी और आरंभिक D जो है x कितना था, ये मान क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। तो जैसे इसको पुटअप करेंगे ऑटोमेटिक क्रॉस इलास्टिसिटी, यानी ये मान हम जैसे करके देखते हैं। सबसे पहले जो है इलास्टिसिटी ऑफ क्रॉस के डेल्टा क्यू एक्स कितना है, डेल्टा क्यू एक्स या डी एक्स जो है ये 50 का जो मान है, डेल्टा क्यू एक्स लिख दीजिए चाहे डी एक्स लिख दीजिए, एक ही बात है। 50 का मान यहाँ आ जाएगा। डेल्टा पी एक्स पी वाई सॉरी कितना है, 10 है। आरंभिक जो है इसमें क्या है, पी वाई कितनी है, पहली वाली जो कीमत लेनी है हमें, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि हमेशा प्रतिशत जो है आरंभिक पे ही निकलता है। तो प्रारंभिक कीमत कितनी है, 10, नई कीमत कितनी थी, 20। तो आरंभिक यानी 10 लेंगे और आरंभिक मांग मात्रा कितनी थी, 50। इस प्रकार से ये हमने जो जो सूत्र के अंदर रिक्वायरमेंट थी सबके मान रख दी। अगले स्टेप के अंदर ऊपर वाले को ऊपर से गुणा कर दो, नीचे वाले से। वैसे देखा जाए तो 50 से गुणा करेंगे तो 500 और नीचे इन दोनों गुणा करेंगे तो 500। इस प्रकार से दोनों कट जाएंगे और इलास्टिसिटी क्रॉस का मान कितना आ जाएगा, वो 1 इकाई आ जाएगा।
यानी इसके भावार्थ क्या हुआ? जिस अनुपात में संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ, सेम उसी अनुपात में उस वस्तु की मांग मात्रा में भी इतना ही बदलाव हुआ, जिसका रिजल्ट इक्वल रहा है, समान रहा है, बोलते हैं इकाई लोचदार। ये लोच की श्रेणियों में पढ़ते हैं ना, जिसका रिजल्ट एक रहता है, इसका मतलब है वो इकाई लोच है। यानी मान लीजिए किसी वस्तु, संबंधित वस्तु की कीमत में 10% का हमने परिवर्तन अथवा बदलाव किया, तो उस वस्तु की मांग मात्रा में, यानी जैसे किसी वस्तु की यहाँ क्या लिया है, चाय की कीमत, जैसे तो अगर चाय की कीमत में 10% का हमने बदलाव किया, कॉफी की मांग में भी 10% का बदलाव आएगा, तो है रिजल्ट इकाई कहलाएगा। ये आपके सामने प्रूफ करके बताया मैंने सारी चीज, किस प्रकार से क्रॉस इलास्टिसिटी होती है, तिरछी लोच होती है। कहीं कहीं जो है भ्रम पैदा हो जाता है बच्चों का, क्योंकि कंसेप्ट के लिए तिरछा है क्या, सारा तिरछा मैंने बता दिया है। यहाँ दो वस्तुओं का मामला रहता है, मांग किसी वस्तु की है, किसी दूसरी वस्तु की। उन दोनों में आपस में कोरिलेटेड कैसा होता है? सबसे पहले मांग वक्र, यानी सारी चीजों को जो मैंने उद्भव कर रहे हैं सब मांग वक्र से हैं, कि सारे चर वही व्यवस्थित है। यहाँ स्वतंत्र चरों में जो बदलाव होता है उसको आश्रित पर मापते हैं। तो हम ये इस चर का हमने इलास्टिसिटी निकाल दी और इस चर का भी हमने इलास्टिसिटी निकाल दी। ये सारी चीजें व्यवस्थित क्रम में मैंने बता दी है, किस प्रकार से बदलाव आएगा। जहाँ जहाँ कहीं भी डाउट है तो आप उसमें कमेंट्स में डाल दिए, बाकी इतना डाउट कहीं मैंने छोड़ने की कोशिश नहीं की है कि सारी चीज। ये इसका एक कहते रहेगा सूत्र कैसे निकला, चित्र कैसे बना, एक्स अक्ष पर क्या ले रहे हैं, वाई अक्ष पर क्या ले रहे हैं, मांग वक्र कैसा होगा, फिर इसका फॉर्मूले में मान रख दिया है। आरंभिक कीमत कितनी थी, फिर कीमत में बदलाव हुआ, पहले मांग कितनी थी, बदलाव हुआ, कितना बदलाव हुआ, ये सारी चीजें निकाल के उसके मान को हमने फॉर्मूले में सेट किया, तो हमने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करके लास्ट में उसका आंसर निकाल दिया। ऐसे नंबरिकल क्वेश्चन में आता है। जैसे बाय दी फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्वेश्चन ये आ जाए कि यदि बाजार में चाय की कीमत 100 रुपये किलो से बढ़कर 200 रुपये किलो हो जाती है, एवं उसके कारण कॉफी की मांग मात्रा जो है 5 किलो से बढ़कर 10 किलो हो जाते हैं, मांग की तिरछी अथवा आड़ी लोच याद कीजिए। अब उसी क्वेश्चन को इस प्रकार से हम उसका सूत्र बता दीजिए, उसके मान चारों दिए गए हैं, उसका डिफरेंस बता दीजिए, क्या आरंभिक की और उसके बाद में आरंभिक उसकी मांग मात्रा कितनी, सबके यहाँ रिजल्ट लिखेंगे। ऑटोमेटिक जो है मांग की आड़ी लोच है आसानी से अब हम अगले स्टेप की बात करते हैं। अगली जो लोच है मांग की आय लोच है, यानी वही डिमांड एक्स इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई, वाई। देखिए ये तीन चर दिए गए हैं, तीनों के आधार पर मांग की लोच के ये प्रकार क्लियर हो रहे हैं। जैसे मांग की लोच के प्रकार, जितने मांग निर्धारक चर इतना होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो इसकी मांग पर प्रभाव डालने वाले हैं वो है। मार्शल मोदी ने तो केवल एक ही माना था, उसके बाद में उसके हिसाब से आगे आगे जैसे जैसे रोल उसका बढ़ता गया है, दूरगामी जो अर्थशास्त्री थे हिक्स और एलन मोदी ने इस प्रकार से मांग फलन दिया, और इसी के आधार पर हम मांग के तीन प्रकार पढ़ते हैं। तो अब जैसे इनकम की बात आती है, यहाँ हम क्या करेंगे, इन दोनों को भूल जाएंगे, केवल इस यानी उपभोक्ता की आय में देखो ट्रेंड एक ही है। अगर आपने एक चीज को समझ लिया है तो तीनों की लोच की परिभाषा ऑटोमेटिक आप जनरेट कर देंगे। एक कैसी तरकीब आपको बता दी है, सारी चीज को आप कैसे सहज बनाएंगे, बड़ा हवा मानने की बात नहीं। अर्थशास्त्र केवल समझने का सब्जेक्ट है, थोड़ा सा आपने समझ लिया उसके आधार पर ऑटोमेटिक आप खुद शब्द बनाएंगे, खुद डेफिनेशन बनाएंगे, खुद फॉर्मूला बनाएंगे और सारी चीजें सहज हो जाएगी। और मान लीजिए जैसे आप किसी गाइड में से किसी में कट पेस्ट करने की कोशिश करेंगे, आधा मैटर समझ में आया, समझ किया था, डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ आपका क्वेश्चन किसी भी एंगल में, क्योंकि जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तब तक ये सारी ठीक है, एक दो कोई टोरो लग जाए, बात अलग है जाए, बाकी आपका क्वेश्चन किसी भी नहीं होगा। अब जिसने एक ही बार जैसे मांग लीजिए
मांग की कीमत लोच की परिभाषा समझ ली है, मांग फलन के थ्रू समझ ली है। आगे वाली दोनों लोच याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक ही थीम चल रहा है, एक ही ट्रेंड चल रहा है, बस उस ट्रेंड को समझना है। जैसे हमने यहाँ कीमत लोच की बात की थी, उसमें इस वस्तु में कीमत, सॉरी, इस कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की बात की थी, जिसके कारण से मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन हो रहा था। फिर अगले स्टेप में हमने क्या किया था, जैसे ये तिरछा प्रभाव पड़ा था, मांग की ये तिरछी लोच थी। अब तीसरा नंबर आता है उपभोक्ता की आय में, वाई में। अगर उपभोक्ता की आय में सेम जैसे मांग की कीमत लोच की परिभाषा बनाई थी, उसी प्रकार से हमें मांग की आय लोच है चित्राने हैं, और लास्ट में उसका रिजल्ट है। जैसे क्वेश्चन दिया गया है तो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये सारे मांग की कीमत, मांग की तिरछी लोच और मांग की आय लोच के स्टेप है। फिर लोच से संबंधित कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। एक सारी अवस्था, तो सबसे पहले इधर मांग फलन बनाया, मांग फलन जैसे लिखा। अब किसकी बात कर रहे हैं कि भाई मांग की आय लोच, यानी इलास्टिसिटी ऑफ वाई, यानी मांग की आय लोच की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे ही आय लोच की बात करेंगे, यानी ई वाई क्या बता रहा है, मांग की आय लोच की। उपभोक्ता की आय में प्रतिशत परिवर्तन होने के फलस्वरूप या होने के कारण, या आनुपातिक परिवर्तन होने के कारण, या सापेक्ष परिवर्तन, ये मैंने बताया तीनों वर्ड मिलेंगे आपको, प्रतिशत, आनुपातिक और सापेक्ष। तीनों शब्द सिमिलर है, तीनों वर्ड यानी किसी को स्थिति तुलना कर रहे हैं, उस तुलना को बता रहे हैं। तो उपभोक्ता की आय में प्रतिशत परिवर्तन होने के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग मात्रा, यानी जिसकी हम ले रहे हैं, उसमें भी कैसा परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन या सापेक्ष परिवर्तन या आनुपातिक परिवर्तन की जो माप की जाती है, मेजरमेंट किया जाता है, मांग की आय लो। सिंपल, यानी जितनी कॉलेज विश्वविद्यालय के एग्जाम्पल, बार बार जो सोचों के सिमिलर वर्ड से या छोटी टर्मिनोलॉजी जैसे पूछा जाता है, तो ये सारी चीजों का एक ही। और बिल्कुल आप किताब की लैंग्वेज पर जाइए नहीं, वो एज ए सरल भाषा में कैसे हमने, कैसे उस चीज को हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं। बात वही है, लेकिन कहना और समझाने का फर्क जो होता है, कोई चीज को समझ के अपने कैसे हम को शो करें, वही मेन चीज होती है। तो सारे कंसेप्ट क्लियर होता है तभी ये सारी चीजें, ये बात है। तो हम आय की, मांग की आय लोच की बात करें, तो मांग की आय लोच में हम लिखेंगे उपभोक्ता की आय में प्रतिशत परिवर्तन होने के कारण, होने के फलस्वरूप, या प्रतिशत परिवर्तन होने के कारण या फलस्वरूप उस वस्तु की मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन की माप ही मांग की आय लोच। अब जैसी इसकी डेफिनेशन है, जैसी इसकी परिभाषा है, उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, इस मांग की आय लोच का सूत्र व्युत्पन्न करेंगे, ऐड करेंगे। यानी वही ट्रेंड है, सबसे पहले नीचे वाई, यानी उपभोक्ता की आय कितनी थी, जैसे मान लीजिए 10,000। फिर उसमें क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, कितना परिवर्तन हुआ, जो भी हुआ 20,000 हुई, तो परिवर्तन हुआ, परिवर्तन को डेल्टा बताते हैं। अब किस में परिवर्तन, वाई के आगे डेल्टा लगा हुआ है, मतलब किस में परिवर्तन हो रहा है, वाई में परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन हो रहा है, प्रतिशत परिवर्तन। अब जिसके कारण, यानी ये जो चीजें नीचे लिखते हैं वो हमेशा स्वतंत्र रबर के इधर वाले चर, इसमें सबसे पहले एक्शन होता है, फिर उसका रिएक्शन इसमें मापते हैं, क्या इधर होती है। फिर यहाँ जैसे डिमांड ऑफ एक्स आरंभिक मांग थी, या यहाँ आप क्यू भी ले सकते हैं, उसमें परिवर्तन हुआ, कैसा परिवर्तन हुआ, प्रतिशत। देखो मैंने एक एक चीज को सारा, कहीं भी डाउट का आपकी संभावना नहीं, ये उसका आरंभिक जैसी परिभाषा थी उस परिभाषा के अनुसार यहाँ सारे। अब इसको हम गणित, छोटी सी हल्की गणित जो 7th 8th क्लास में पढ़ते हैं, उसको हम
कि भी इसको किस प्रकार से अगले स्टेप में सही फॉर्म करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा, यहाँ जैसे डी एक्स हो जाएगा, आपको ज़्यादा ही दिक्कत लिख के वाई हो जाएगा, प्रोसेस वो कैंसिल हो जाता है। अब अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, डेल्टा डी एक्स क्या जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, वाई ऊपर चला जाएगा तो यहाँ डेल्टा वाई बच जाएगा, यहाँ ऊपर वाई आ जाएगा, नीचे एक्स आ जाएगा। ये अंतिम रूप से जो है मांग की आई लोच सूत्र क्या हो गया, मांग की आई लोच यानी इनकम इलास्टिसिटी यानी वाई बराबर क्या हो गया, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, वाई अपॉन टी, या इसको क्या है क्वांटिटी भी यानी ई वाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ डेल्टा क्यू एक्स डेल्टा वाई वाई अपॉन एक्स फॉर्मूला है। केवल मैंने आपको समझाने के लिए क्वांटिटी की जगह डिमांड लिख दी ताकि कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आ रहे, बाकी बात वही थीम किस सेंस में आ रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है, और उसी के आधार पर ये सारी चीज़ों का निर्धारण होता है। ये पूरा जो फॉर्मूला कैसे बना, इस प्रकार से आया, ये मांग की आय लोच। अब इसी चल जैसे इसका हम पहले मांग फलन से डिवाइड कर लिया, अर्थ में परिभाषा हो गई, सूत्र कैसे बना, फॉर्मूला कैसे निकला, ये सारी चीज़। अब इसका आगे डायग्रामेटिक यानी चित्रात्मक प्रदर्शन देखेंगे अपन, एक एग्जाम्पल लेकर उसका नंबरिकल एग्जाम करके देख लेंगे। जैसे हमने मांग की लोच, जैसे जैसे मांग की तिरछी अथवा आड़ी लोच, उसी प्रकार से मांग की आय लोच का भी हम इसी प्रकार से सरल एवं भाषा में क्लेरिफिकेशन करेंगे। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन फर्क ये है कि आप एक कड़ी से दूसरी पढ़ेंगे, अगली कड़ी आएगी, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें पढ़ेंगे, तो कहीं भी कोई आपको जो है डाउट अथवा नहीं आएगा। बाकी सारी चीजें जानकार बहुत कम लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत की भी आवश्यकता नहीं है, केवल दिमाग लगाने और समझने का है, और एक बार जैसे सहज आपके क्लियर हो गए फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी वही आरंभिक रूप से कमांड एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई और वाई, ये मांग फलन है। आई लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ वाई, फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू एक्स बटा डेल्टा वाई और वाई अपॉन ये उसका। अब मान दिए एग्जाम्पल लेके चित्र द्वारा बता देंगे। मान लीजिए इस प्रकार से उसका आई वक्र है वाई वाई, इधर एक्स अक्ष पर जो है क्वांटिटी ऑफ एक्स लेते हैं, वाई लेते हैं। मान लीजिए उपभोक्ता की आई आरंभिक रूप से जैसे 200 थी, उस समय उसकी मांग जैसे 10 इकाई, उसकी आय बढ़कर 500 हो गई और ये 30 इकाई हो गई, यानी यहाँ से यहाँ ऊपर चल, ये जो परिवर्तन आया इसको हम बोलेंगे डेल्टा एक्स, ये जो परिवर्तन आया इसको बोलते वाई, यानी y0 माइनस y1 बराबर डेल्टा वाई कहलाएगा, पहले मैंने बता दिया था। और उसी प्रकार से माइनस Q1 बराबर डेल्टा बुलाएगा। ये सारी चीज क्लियर हो गई, यानी जो मैं दोनों में जो डिफरेंस आया है वही चेंज को बताएगा। ये क्वांटिटी ऑफ एक्स बता देगा, ये वाई को बता देगा। अब हमेशा सूत्र के अंदर जो ये वाई और क्यू ले रहे हैं, ये पहले वाला वाई और पहले वाले क्यू, जैसे हमने मांग की कीमत लोच में, जैसे हम मांग की तिरछी अथवा आड़ी लोच में दिया था, क्योंकि इसका कारण है कोई भी चीज आई तो क्यों आई, कहाँ से आई, ये पता करना बहुत ज्यादा, फिर कभी भी नहीं बोलेगा और कभी भी धोखा नहीं खाएगा। लेकिन जब तक ये कंसेप्ट ये कहाँ से आया ये पता नहीं है, तो 1000 बार पढ़ेगा और 1000 बार बोलेगा। इसलिए सारी चीजों को निचोड़ करके अच्छी तरह से समझे कि वास्तव में इसका उद्भव कहाँ हुआ, किस प्रकार से ये आया, ये कंसेप्ट कहाँ स्टार्ट हुआ,
अब आपने जैसे मैंने ये पूरी मांग वाला टॉपिक का कंसेप्ट, अब आप किसी भी किताब को उठाकर देख, अब जाके पढ़िए, अब सारे आपको डाउट ऑटोमेटिक वो सारी चीजें सरल लगने लग जाएगी। पहले बहुत बड़ा एक पहाड़ था, ये कैसे हो रहा है, कहाँ से हल होगा, किस प्रकार से सब पाएंगे, क्या होता है, किधर कीमत बढ़ रही है, किधर मांग घट रही है, समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए ये सारा सिस्टम एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे सरल और सहज भाषा में, तो सारी चीज जैसे जैसे आपके बेसिक क्लियर होते जाएंगे जाएंगे, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं। अब इसी को हम मान लीजिए फॉर्मूले के अंदर लिखेंगे, यानी इलास्टिसिटी इनकम बराबर डेल्टा, ऊपर क्या आएगा, डेल्टा क्यू एक्स का डेल्टा वाई ना वाई एक्स, ये सूत्र है। डेल्टा क्यू एक्स कितना है, इन दोनों का जो अंतर है वो डेल्टा क्यू एक्स है। 20 - 10 का डिफरेंस कितना आ गया, मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ यहाँ। अब बार बार इसको बच्चे की तरह बताने की आवश्यकता नहीं है, 10 है। 10 कैसे आया, क्योंकि ये Q0 था, ये Q1 हो गया, वो हमने घटाया, अंतर किया, तो ऑटोमेटिकली जो है 10 का मान। उसी प्रकार से डेल्टा वाई, यानी पहले इनकम ये थी, अब इनकम ये आरंभिक व आई नई अथवा जो है नई इनकम है वो बता रहा है। इन दोनों में जो अंतर है, यानी 500 माइनस, जैसे मान लो 200 माइनस 500 करेंगे, कितना आ जाएगा, या इनकम, बीच में डॉट का मतलब गुणा का निशान है। जनरली बड़े क्लासों के छोटी क्लासों की तरह करते हैं, ये हिडन चीज रहती है, छिपी हुई रहती है बातें, तो आपको आइडेंटिफाई। अब पहले वाली जो है इनकम कितनी है, ये ने दो, ये है आरंभिक कि हमें जो भी चेंज आया है इनकम में, किस पे आया है, इसी पे आया, ये 200 हो गई। इसी प्रकार से इनमें अंतर जो है किस पे आया है, पहले वाली मांग मात्रा कितनी थी, 10 थी। बस अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, जैसा फॉर्मूला लिखा गया है उसी के अकॉर्डिंग मान पुटअप है, और छोटी मोटी जोड़ बाकी गुणा भाग करना है, बाकी कुछ अगले स्टेप में ऊपर वाले गुणा कर देंगे, हो जाएगा नीचे वाले को गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा। अब ये 3 जीरो से गए, अब इसमें उसको भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगी। क्या है, कम इलास्टिसिटी, और अब इन इलास्टिसिटी का मान जो है 1 से कम आया है, मांग की आई जो है वो बेलोचदार कहलाएगी। यहाँ पढ़ेंगे मांग की लोच की जो श्रेणियां हैं, 5 कैटेगरी में जो बांटा गया है उसी आधार पर, यानी जिस मांग की लोच का रिजल्ट 1 आता है, कई लोचदार कहलाती है। एक से जैसे जैसे वो कम आता रहता है, हम बेलोचदार कहते हैं, और बिल्कुल 0 आता है बोलते हैं पूर्णतया बेलोचदार, और 1 से ऊपर आता है हम बोलते हैं लोचदार, और अनंत में रहता है मामला, हम लिखते हैं तया लोचदार। ऑटोमेटिक 5 कैटेगरी है। इस प्रकार से हमने मांग की जो है आय लोच का ये पूरा अध्ययन किया है। सबसे पहले मांग की आय लोच है, अर्थ एवं परिभाषा क्या है, इस अर्थ और परिभाषा से के आधार पर ही हमने फॉर्मूला को ईजाद किया है, किस प्रकार इसका सूत्र होगा। जैसे हमने सूत्र को फाइनल किया है, तो हम भी एक चित्रात्मक इसका यानी डायग्रामेटिकल जो है रिप्रेजेंट कैसा होता है, चित्र बना के, उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल लेकर सूत्र के अंदर न्यूमेरिकल रूप से क्वेश्चन पुटअप करके उनके मान रख के लास्ट में मांग की आय लोच का लिए। ये सारे उसके विभिन्न चरणों के आधार पर हम क्लियर करके बताया कि किस प्रकार से भाई ताकि मांग की लोच आय लोच है वो याद करते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा कंसेप्ट एक बार मैं वापस इसको दोहरा रहा हूँ। टॉपिक आता है मांग की लोच के प्रकार, मांग की लोच के प्रकार। अब जनरली मांग की लोच के प्रकार कौन कौन से होते हैं, जितने मांग की लोच को निर्धारित मांग किसी वस्तु की मांग को निर्धारित करने वाले जितने मांग निर्धारक चर है, प्रकार तो उतने हो सकते हैं, लेकिन मोटे रूप से जो है मांग किसी वस्तु की मांग मात्रा पर ये 3 चर ही ज्यादा प्रभाव डालते हैं। जनरली अभी तक हमने मांग की ये 3 प्रकार ही, सबसे पहले जैसे किसी वस्तु की
मांग मात्रा है इस वस्तु की मांग मात्रा। जैसे एग्जांपल हमने लिया, कई बार अब नया भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं ऐसा। ये जैसे मान लीजिए हमने डिमांड ऑफ एक्स, यानी एक्स वस्तु कौन सी ली, जैसे ये पंखा है तो ये पंखे की मांग। अब पंखे की मांग पर कौन कौन से पंखे की मांग को निर्धारित करने वाले चर है, वो चर इसको प्रभाव डालते हैं। जैसे मान लीजिए पंखे की कीमत। अब पंखे के अल्टरनेट जो है, संबंधित वस्तु जो है वो कौन सी है, जैसे मान लीजिए कूलर की कीमत, फिर उपभोक्ता की आय। ये तीन चर हो गए। हम तीन चरों का प्रभाव इस केवल पंखे की मांग पर ज्यादा रहती है। इन्हीं के आधार पर हम तीन मांग की लोच के प्रकार पढ़ते हैं। तो सबसे पहले केवल पंखे की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने के कारण पंखे की मांग मात्रा में भी जो प्रतिशत होता है उसकी हम माप करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। इसको बोलते हैं मांग की लोच। अब इसके बाद में दूसरा चर कौन सा है, संबंधित वस्तु। संबंधित वस्तु में क्या ली, यहाँ कूलर की कीमत ली। यहाँ कूलर की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने के कारण पंखे की मांग मात्रा में भी प्रतिशत परिवर्तन आता है, और उसकी जो माप करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं मांग की तिरछी अथवा आड़ी लोच। मांग की तिरछी अथवा आड़ी लोच, तो क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं इंग्लिश के अंदर, कि भाई इसकी क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है। यानी इस शब्द से स्पष्ट है, क्रॉस का मतलब तिरछा प्रभाव है। कीमत किसी कूलर की बढ़ रही है, मांग किसी पंखे की चेंज हो रही है, तिरछा हुआ कि नहीं हुआ। कूलर अलग वस्तु है, पंखा अलग वस्तु है, ये क्रॉस इलास्टिसिटी। तीसरा इफेक्ट है उपभोक्ता की आय। मान लीजिए पहले उपभोक्ता महीने का 10,000 कमा रहा था, अब उसकी इनकम बढ़कर 20,000 हो गई, तो उसकी कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन हुआ, जिसके कारण से पंखे की मांग पर भी प्रभाव पड़ा। और कैसा प्रभाव, प्रतिशत प्रभाव पड़ा, उसका हम मेजरमेंट करेंगे। मांग की आय लोच कहलाएगी। इस प्रकार से तीनों डेफिनेशन सरल शब्द बता दी गई, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी क्लियर स्थिति में। और उसी के आधार पर ये सारे फॉर्मूले, सारे सूत्र ऑटोमेटिक आप डिराइव करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सारी चीज व्यवस्थित तरीके विस्तृत रूप से हमने क्लियर करके। अब इसी मांग की, इस डिमांड टॉपिक के अगला जो क्रम है, अगला जो इसका भाव है कि हम जो है मांग की कीमत लोच पढ़िए। इस मांग की कीमत लोच की श्रेणियां होती है, यानी मांग की कीमत लोच श्रेणियां, या इसको कोटियां भी लिखते हैं। मांग की लोच की श्रेणियां, यानी ये अगला स्टेप है। यानी किसी भी वस्तु की, जैसे मान लीजिए मांग की हमने इलास्टिसिटी निकाल दी, तो हम कैसे कैटेगराइज करेंगे, किस प्रकार से उसको हम मापेंगे। तो मोटे रूप से ये चीनों पर डिपेंड करता है। जैसे इलास्टिसिटी जो है पी, यानी मांग की कीमत का अगर परिणाम 0 आता है तो उसको हम क्या कहेंगे। दूसरा है अगर ईपी का रिजल्ट जो है अनंत आता है क्या कहेंगे। अगर पी का रिजल्ट कई से अधिक आता है तो उसको हम क्या कहेंगे। चौथा, अगर ईपी का रिजल्ट 1 से जो है कम आता है तो हम क्या कहेंगे। और अगर ईपी का रिजल्ट बराबर 1 आ रहा है उसको हम क्या करेंगे। ये 5 श्रेणियां हैं किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच। क्या है श्रेणियां, कितनी है, 5। अगर हमने मांग की कीमत लोच निकाला और उसका रिजल्ट 0 आया तो हम उसको अर्थशास्त्र की भाषा में क्या कहेंगे। वो जो लोच आई है उसको बोलेंगे पूर्णतया बेलोचदार। दार यानी जो भी हमने लोच का भी, जैसे इसके पहले जस्ट हमने मेजरमेंट किया और लास्ट में जो इलास्टिसिटी का मान निकला और मान 0 आया तो उसको बोलेंगे पूर्णतया
बेलोचदार मांग है। और मान ली हमने मांग की लोच निकाली और उसका रिजल्ट क्या आया है, इन्फिनिटिव आया है, यानी अनंत आया है। उसको हम अर्थशास्त्र की भाषा में क्या कहेंगे, तया लोचदार, क्या कहेंगे उसको, परफेक्टली इनइलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक। अब नेक्स्ट जैसे मान लीजिए अगला जो रिजल्ट आता है, अगर मान को लोच निकाली और उसका मान इकाई से अधिक यानी एक से ज्यादा रिजल्ट आता है, उसको हम अर्थशास्त्र की भाषा में क्या कहेंगे, एक से ज्यादा आ रहा है वो लोचदार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लोचदार मांग कहलाएगी। और रिजल्ट एक से कम आ रहा है उसको बोलेंगे बेलोचदार। और परफेक्टली उसका रिजल्ट एक आ रहा है उसको बोलेंगे काई लोचदार। यानी किसी भी वस्तु की मांग की कीमत लोच निकालने के लिए अगर इस प्रकार की हमारे पास कैटेगरियां हैं, इस श्रेणियां हैं, तो हम अर्थशास्त्र में तो ये नाम देंगे कि अगर लोच निकालने के बाद में उसका परिणाम जीरो आता है, जैसे मांग की कीमत लोच या कोई भी मान लीजिए क्लासिटी निकाली, तो अगर जीरो आता तो उसको बोलेंगे पूर्ण रूप से वो बेलोचदार है। अगर उसका मान इन्फिनिटिव आता है उसको बोलेंगे पूर्णतया लोचदार है। अगर रिजल्ट उसका जो है कई से अधिक आ रहा है, यानी मान लीजिए एक से ज्यादा आ रहा, दो आ रहा है, तीन आ रहा, 1.3 आ रहा है, 1.6 आ रहा है, इस प्रकार की जो उसकी हम गणना की थी वो लोचदार कहलाएगा। और जैसे जैसे अधिक बढ़ता जाएगा तो उसको बोलेंगे अत्यधिक लोचदार। जनरली कई किताबों में अत्यधिक लोचदार लिखा गया है, इसका मतलब उसका रिजल्ट इकाई से अधिक। और मान लीजिए उसका इकाई से कम है तो बेलोचदार मांग कहेंगे। और ज्यादा मान आ रहा था उसको बोले अत्यधिक बेलोचदार। और बिल्कुल रिजल्ट उसका एक के बराबर आ रहा है उसको हम इकाई लोचदार कहेंगे। क्या कहेंगे, इकाई लोचदार। अब इन सब का एक डायग्राम भी, सब अलग अलग डायग्राम भी बनता है, लेकिन मेन चीज इन बातों को ध्यान रखना है। कौन सी किसी भी वस्तु का जो रिजल्ट निकालेंगे वो रिजल्ट किस प्रकार आना चाहिए, क्या वो लोचदार है या बेलोचदार है, इकाई लोचदार है, इकाई से कम लोचदार है, इकाई से अधिक लोचदार है, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब इस कैटेगरी के आधार पर जो है हमने अलग अलग तरह से जो है सारे डायग्राम बनाकर ये सारी चीज, ये रिजल्ट जीरो क्यों आता है। अधिकांश विद्यार्थियों में मान लीजिए बेसिक चीजें नहीं आती है। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ, दो एग्जांपल है, एक के अंदर हम जीरो का भाग लगाएंगे और जीरो के अंदर हम एक का भाग लगाएंगे। मैंने देखा पिछले 10 सालों के अंदर सारी क्लासों के अंदर सभी विद्यार्थियों से मैं क्वेश्चन करता हूँ, क्योंकि यहाँ ये दो रिजल्ट आ रहे हैं ना, ये दो रिजल्ट का जो आने का कारण क्या है, भ्रम पैदा क्यों हो जाता है। इन दोनों रिजल्ट का जो है, ये दो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं, अधिकांश स्टूडेंट इन दोनों का रिजल्ट एक मान लेते हैं, एक नहीं। जिनकी गणित वैसे ही कमजोर है, तो ये है कि जैसे जीरो के एक के अंदर जीरो का हम भाग लगाएंगे तो भागफल क्या आएगा, या एक का भाग जीरो के अंदर लगाते हैं तो भागफल क्या आएंगे। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर देते हैं अधिकांश विद्यार्थी। सारे विद्यार्थी बताते हैं कि नहीं सब जीरो ही आएगा और इसका मान भी जीरो, जबकि ये बात तो सही है, जीरो के अंदर एक का भाग लगाएंगे तो रिजल्ट जीरो आएगा, लेकिन ये चीज गलत है। अगर हम किसी भी संख्या के अंदर जीरो का भाग लगाते हैं तो रिजल्ट जीरो आता है, उसका रिजल्ट क्या आता है, इन्फिनिटिव आता है, अनंत आता है, लेटा हुआ जैसे आठ कैसा है उस प्रकार का एक साइन है, साइन का मान होता है अनंत। हिंदी में अनंत बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं, कि रिजल्ट देते जाओ, यानी जीरो का भाग हम एक में देते जाओ देते जाओ देते जाओ, कोई रिजल्ट अनंत रिजल्ट रहता है। ये चीज बेसिक चीजें हैं, समझने की है। सेम कंडीशन यही बनती है, हम कोई भी चीज पॉजिटिव में भाग देंगे जीरो का तो उसका रिजल्ट इन्फिनिट आएगा,
इस कारण से मांग की कीमत पूर्णतया जो है वो है लोचदार बन जाएगी, और जीरो है मतलब। तो हमेशा अगला स्टेप मांग की कीमत लोच की जो श्रेणियां अथवा कोटियां पढ़ेंगे, उस कोटियां में यानी 5 कैटेगराइज कर दी गई है मांग की कीमत। एक एक का चित्र बनाकर उसका व्यवस्थित तरीके से अध्ययन हम कर सकते हैं कि किस प्रकार से जो है का निर्धारण हो जाएगा। अब सबसे पहले जो लिया गया है उसमें P इजकल टू क्या लिया गया है, जीरो लिया गया है। अगर इस प्रकार से हैं तो उसको हम बोलते हैं पूर्णतया बेलोच। पूर्णतया बेलोचदार मांग कहेंगे इसको। अब जैसे डायग्राम लेते हैं, मैंने कहा नहीं, ये डायग्राम बनाते समय हमेशा आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हम एक्स अक्ष पर क्या मेंशन करते हैं और वाई अक्ष पर क्या मेंशन। सबसे बड़ी बात है जब भी चित्र बनता है, जो भी डायग्राम बनता है, कि जो भी दो आर्थिक चर हम लेंगे, वो आर्थिक चरों में कैसा रिलेशन है, कैसा संबंध है, जैसा संबंध हो गया है इस खंड के अंदर उसकी फोटो। जैसे हम एक्स अक्ष पर डिमांड ऑफ एक्स लेते हैं, इधर हम जैसे प्राइस ऑफ एक्स लेते हैं, तो जो पूर्णतया बेरोजगार होता है उनका मांग वक्र क्या होता है, बिल्कुल जो है वाई अक्ष के पैरेलल होता है। ऐसा मांग वक्र है, इस प्रकार का मांग वक्र रहता है, जिसके कारण से कीमत में चाहे कितना भी हम परिवर्तन कर दें, लेकिन डेल्टा पी एक्स तो हो रहा है, ये पी जीरो थी बढ़कर P1 हो गई, लेकिन डिमांड इधर उधर नहीं हो रही है, कोई भी चेंज नहीं हो। अब ऐसा मांग वक्र कौन सी वस्तु में होता है, थोड़ा मैं और डिटेल जाऊं, जिनका अर्थशास्त्र रहा है उनको अच्छी तरह से पता है, जिनको नहीं रहा है। यहाँ दोनों वस्तुओं अलग अलग भी ले सकते हैं, एक समान भी ले सकते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, दो वस्तुओं की स्थिति में ऐसी वस्तु स्वतंत्र वस्तु है जनरली, जैसे वस्तु संबंध के आधार पर वस्तुएं जो है दो प्रकार के, और तीसरी होती है न्यूट्रल गुड्स, बोलते हैं स्वतंत्र वस्तु। अगर मांग मान लीजिए मैं कपड़े की लूं इधर, और कीमत जैसे नमक की लूं, तो कपड़े और नमक में कोई संबंध ही नहीं रहता है। इससे ऐसी वस्तुओं का जो मांग वक्र होता है वो पूर्णतया बेलोचदार रहता है। ऐसा अगर खड़ा वक्र बनता है, उसको अर्थशास्त्र की भाषा में ऐसे कर्व यानी वक्र को बोलते हैं पूर्णतया बेलोचदार वक्र, जो वाई अक्ष के समांतर होता है। यानी इस डेल्टा पी में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन डिमांड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस कारण से इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। अब जैसे मान लीजिए इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हम शॉर्ट में लिखते हैं परसेंटेज इन चेंज डिमांड और परसेंटेज चेंज इन डिमांड। ये भी हम किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन हुआ, जिसके कारण से उस वस्तु की मांग मात्रा में प्रतिशत माप करते हैं। तो अब देखिए इसी के चित्र देखिए, कीमत में तो हो रहा है, जैसे कीमत में कितना प्रतिशत, मान लीजिए 20 का परिवर्तन हुआ, 20% का परिवर्तन हुआ, लेकिन डिमांड में कितना है, 0% का परिवर्तन है। देख लो ये चीज जो इसका रिजल्ट जीरो कैसे आया, ये चीज मैं यहाँ प्रूफ करके बता रहा हूँ कि इस प्रकार से ऐसे वक्र बनाने वाले इसके अनसिन तरों के बीच का संबंध होता है। अब मैंने वही बात बताई कि जीरो के अंदर ए का भाग लगाएं तो रिजल्ट क्या आएगा, वही सेम चीज है। यहाँ इसका रिजल्ट क्या है, 20 का जीरो में भाग लगाएंगे तो रिजल्ट आएगा जीरो, यानी इलास्टिसिटी प्राइस का मान क्या आएगा, जीरो। अगर जीरो मान आ रहा है तो हम उसको अर्थशास्त्र में कहते हैं पूर्णतया बेलोचदार। ये चीज पूर्णतया बेलोचदार ने सिद्ध करके बता दी है पहले कैटेगरी के। पूर्णतया लोचदार मांग और पूर्णतया बेलोचदार मांग, ये दोनों सैद्धांतिक श्रेणियों में मानी जाती है। बाकी की तीन कैटेगरी जैसे इकाई से कम, इकाई से अधिक और इकाई, उसको हम बोलते हैं व्यवहारिक मांग की श्रेणियां। ज्यादा डिटेल में जाने के बाद में ये भी आ जाता है मांग की सैद्धांतिक श्रेणियां कौन सी है और मांग की व्यवहारिक, मांग की व्यवहारिक श्रेणियां कौन सी। तो व्यवहार में हम तीन ही मिलेगी, इकाई से कम, इकाई से अधिक और इकाई से ज्यादा वाली बात जो है मिलेगी।
ये पहला कंसेप्ट उसका क्लियर हो गया, मांग की लोच जिसको हम बोलेंगे बेलोचदार। अब दूसरा इसका जो कंसेप्ट आता है, सेकंड जो कैटेगरी है, उसको अगर इलास्टिसिटी का मान क्या आएगा, अनंत आएगा, तो हम क्या कहेंगे, पूर्ण या लोचदार मांग। यानी इस प्रकार का रिजल्ट आता है तो उसको बोल दे मौजूद। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, वही एक्स अक्ष पर जो है डिमांड ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ। अगर मान लीजिए इनका मांग वक्र यानी जनरली पूर्णतः बेलोजदार पूर्णतः लोचदार वस्तुओं का मांग वक्र कैसा होता है, एक्स अक्ष की तरह समांतर होता है, पैरेलल ऑफ एक्स अक्ष की होता है, यानी लेटा हुआ एक्स अक्ष की तरह होता है। इसको हम बोलते हैं पूर्णतया लोचदार। अब इसमें देखिए, प्राइस वस्तु यानी किसी वस्तु की कीमत में कोई बदलाव नहीं हो रहा, लेकिन उसकी मांग बढ़ रही है। मांग में हम चेंज कर रहे हैं, यानी ये डिमांड 0 थी, ये डिमांड 1 हो गई। डेल्टा डी तो हो रहा है, लेकिन डेल्टा पी नहीं हो रहा है। डेल्टा पी क्या है, नहीं हो रहा है। इस कारण से जो है इसकी मांग की लोच जो है क्षीण होती है। इसकी नेक्स्ट क्लास इस प्रकार से जो है इनका प्रूफ करके निकाल लेते हैं। और ये डेल्टा पी जो है वो 0 होती है, और यहाँ डेल्टा डी कोई न कोई चीज़ धनात्मक होती है। इस प्रकार से जो है इनका जो प्रारूप है ये कंटिन्यू। अब मान लीजिए इसको सूत्र के अंदर रूप है, जैसे इलास्टिसिटी ऑफ पी का मैंने बताया था, किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन हुआ जिनके कारण उसकी मांग में परिवर्तन हो जाता है। ये डेल्टा डी तो यहाँ इस बार पॉजिटिव है, लेकिन डेल्टा पी यानी कीमत में प्रतिशत को क्या बता रहा है, यहाँ 0 बता रहा है। और ये मान लीजिए 20% का चेंज हुआ, और डिमांड कितनी बढ़ रही है, 20 बढ़ रही, 20% है। तो अब इसका देखिए गणितीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसको हल करेंगे, यानी किसी भी पॉजिटिव संख्या है और उसके अंदर हम 0 का भाग लगाएंगे, भागफल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यानी इसी कारण से का मान अनंत रहा। यानी ये दोनों कैटेगरी बनाए, यानी जो पूर्णतया लोचदार मांग है उसका जो है बिल्कुल लेटा हुआ जो है मांग वक्र रहेगा, और उसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आएगा। ये दोनों जो श्रेणियां हैं, इन दोनों बोलते हैं सैद्धांतिक श्रेणियां, जो व्यवहार के अंदर देखने को नहीं मिली जाती है। और ये गणितीय रूप से मैंने प्रूव करके बता दिया। यानी पहले वाले के अंदर क्या था, 0 के अंदर किसी पॉजिटिव संख्या का भाग लगा रहे थे, 0 आ रहा था। अब यहाँ हम पॉजिटिव संख्या के अंदर 0 का भाग लगाते हैं, तो भाग देते जाओ देते जाओ देते जाओ, उसको लगातार जो है लास्ट का रिजल्ट इन जाता है। इस कारण से ये मांग की दो श्रेणियां जो है पूर्णतया लोचदार और पूर्णतया बेलोचदार। अब विशेष बात आपको ध्यान में रखने की है कि पूर्णतया लोचदार वक्र कैसा होता है, बिल्कुल एक्स अक्ष के अंदर समांतर होता है। पूर्णतया बेलोचदार कैसा था, बिल्कुल ठूंठ की तरह खड़ा रहता है, किसी प्रकार की लोचता नहीं होती। लोचता का मतलब हम कोई भी चीज को पिन कर रहे हैं, उसमें कितनी इलास्टिसिटी है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कितना चेंज हो रहा है। अब उसमें धक्का देने तो कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, और ये तो पूरा तरह से जो है लेटा हुआ है, उसमें किसी प्रकार की स्थिति। ये दोनों एक तरह से एक्सट्रीम कंडीशन है, अंतरिम अवस्था है, कि कोई भी वस्तु के अंदर 0 से लेकर इन्फिनिटिव तक का परिवर्तन है। अब इसके बीच में जो भी परिवर्तन है उसको हम आज के लिए इतना ही इनफ है। नेक्स्ट क्लास के लिए हम बात करेंगे इसकी और सभी जो लाइव क्लास देखने वाले हैं, मेरा हमारी जो रिक्वेस्ट है कि वो बेल आइकॉन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए कोई चीज़ है तो कितनी फेथफुल है, कितना प्रॉफिट मिलता है, ये चीज़ है। ये सारी चीज़ें सहज जो दुर्लभ चीज़ें हैं, और कितने एफर्ट्स के बाद में ये सारी चीज़ें आई है। बार बार जो अपने ग्रुप वगैरह एफर्ट्स तो ज़्यादा इकोनॉमिक्स की धीरे धीरे ये जब आगे पढ़ेंगे तो सारी ट्रेंड अब पता चल जाएगा कि अपने प्रीवियस के आसपास जो इकोलॉजिकल चेंज है, वो इकोनॉमिक्स से चेंज बेसिक चीज़ें आएगी तो उसके बाद आए। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास को शेयर करें, क्या करें।